ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पंचकुला में आज एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन परिवार के सदस्यों ने एक कार के अंदर सामूहिक सुसाइड करने का प्लान क्यों बनाया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सामूहिक आत्महत्या के पीछे क्या बढ़ता कर्ज वजह बना? मरने से पहले इन लोगों ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इस सुसाइड नोट पे क्या लिखा है, इसकी डिटेल आपके सामने होगी। मॉनसून की पहली बारिश में ही मायानगरी मुंबई जलमग्न हो गई। यही हाल पहली बारिश में दिल्ली और चेन्नई का भी हुआ था। आखिर एक बारिश में ही देश के महानगर डूबने क्यों लगते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। और रात 8:30 बजे आज आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे 3 हिंदुस्तानी। शायर फरियाद आजर की बेहद मशहूर पंक्तियां हैं। अदा हुआ न कर्ज और वजूद खत्म हो गया, मैं जिंदगी का देते देते सूद खत्म हो गया। आप मेरे बगल में जिस कार की तस्वीर अब देखने जा रहे हैं, वो बीती रात एक परिवार की कब्र बन गई। इस गाड़ी में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। पति पत्नी, बुजुर्ग माता पिता और 3 बच्चे। गाड़ी किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि इसके अंदर एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ये पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है। इस त्रासदी का पूरा सच सामने आना फिलहाल बाकी है, लेकिन अभी तक जो मालूम पड़ा है उसके मुताबिक ये दुखद घटना हरियाणा के पंचकुला की है। परिवार के मुखिया का नाम प्रवीण मित्तल था। ये उन्हीं का आखिरी वीडियो है, अंतिम सांस से पहले का। इससे पहले कार के अंदर परिवार के 6 लोगों की सांसें उखड़ चुकी थी। इन बेचैन चेहरों को देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। ऐसे में इन्हें दिखाना हम वाजिब नहीं समझते। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्या जो मित्तल परिवार ने इतना भयावह कदम उठा लिया, जहर खाकर जान दे दी। तो पंचकुला पुलिस के मुताबिक वजह कर्ज का बोझ था। सुनिए पुलिस ने इस अफसोसनाक घटना पर क्या कुछ बताया है, फिर मैं आपको चश्मदीदों और रिश्तेदारों की जुबानी इस परिवार के त्रासद अंत की पूरी कहानी बताऊंगी। एक गाड़ी हुंडे की, उसके अंदर 7 डेड बॉडीज़ हम लोगों को मिली कि एक सुसाइड का केस लग रहा है हमें। हम लोगों को जो सुसाइड नोट मिला है उसके ऊपर इसकी आर्थिक जो प्रणाली है वो ठीक नहीं है। इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए हम लोग बैंक्स को ऑर्डर करेंगे कि वो इनके सारे के सारे स्टेटमेंट वो सब हमको पेश करेंगे। उसकी ट्रांजैक्शंस के बाद पता चलेगा और इनके ऊपर किस प्रकार का और कितना कर्ज था। इकोनॉमिक ऑफेंस टाइप का, यानी कि इकोनॉमिक्स को लेकर सुसाइड अभी तक सामने आया है। चश्मदीदों के मुताबिक कार सड़क पर खड़ी थी। मामला संदिग्ध लगा तो लोग करीब पहुंच गए तो देखा गाड़ी के अंदर हालात डरावने थे। 6 लोग बेसुध थे, उल्टी की बदबू आ रही थी। सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स होश में था। उसे बाहर निकाला गया, पुलिस को सूचना दी गई, सबको अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी बच नहीं सका। इस तरह से प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी रीना, मां विमला, पिता देशराज, जुड़वा बेटियां हिमशिखा और दलिशा और बेटे हार्दिक की दुखद मौत हो गई। परिवार पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रह रहा था। सभी लोग सोमवार को बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में गए थे। कथा से लौटते वक्त उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया। गाड़ी से 2 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस पे कर्ज के बोझ और दिवालिया होने की बात लिखी गई है। इस अफसोसनाक कहानी का एक भी किरदार जिंदा नहीं है, लेकिन जिसने आखिरी बार प्रवीण मित्तल से बात की, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, वो क्या कह रहे हैं आप ये भी सुनिए। गाड़ी में टावर लगे हुए थे जी, हमने उसी से पकड़ा है भी टावर लगा के कौन सी गाड़ी खड़ी है। वो कह रहे भी हम रात को हमें होटल नहीं मिला, हम यहाँ स्टे करेंगे, रात को यहीं रुकेंगे गाड़ी के अंदर ही, हमें होटल नहीं मिला। तो देखा मैंने लाइट टॉर्च जला के देखा, उन्होंने सबने वॉमिटिंग करी थी, एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड करी है भी, मैं रह गया, मैं 5 मिनट मरने वाला था। फाइनेंशियली ठीक नहीं थे ये, बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। 3 महीने पहले इन्होंने मकान लिया था। मकान लेने के मैं किराया दे दिया करता था, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मेरी लड़की तो मैंने ब्याह ही नहीं थी, बल्कि मैं तो ऐसे लगा था जैसे मैंने बेची हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण मित्तल का परिवार लगभग 7-8 महीने पहले तक देहरादून में किराए के मकान में रहता था, लेकिन फिर वो अचानक पंचकुला शिफ्ट हो गए।
जिस गाड़ी में प्रवीण ने अपने परिवार के साथ जहर खाया वो देहरादून के ही गंभीर सिंह नेगी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिनके मुताबिक उनकी मुलाकात प्रवीण मित्तल से एक एनजीओ के काम के सिलसिले में हुई थी। प्रवीण चाइल्ड लाइफ केयर मिशन नाम से एक एनजीओ चलाते थे। इसी सिलसिले में दोनों में दोस्ती हो गई थी और गंभीर सिंह ने अपने नाम पर गाड़ी फाइनेंस करवाकर प्रवीण को दी थी। देहरादून के पड़ोसियों को भी सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि जो परिवार चंद महीने पहले तक उनका पड़ोसी था, उसने एक झटके में अपने हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मेरे को बताया, मेरे को बल्कि पति इतना स्मार्ट नहीं लगा। पत्नी उसको, वो तो पतली दुबली स्मार्ट थी, पति हेल्दी से थे, तो कह रही मुझे तो पसंद, मैंने अपनी पसंद की शादी करी, नहीं करी, लव मैरिज की। ऐसा मैंने कभी झगड़ा देखा नहीं उनके घर में। तो जुड़वा बहनें थी और एक उनका भाई था बड़ा, 3 साल पता नहीं कितना साल बड़ा था, बट ये यहीं पर रहते थे पहले। उसके बाद ये नींबू वाला वगैरह चले गए थे एंड ये हमारे साथ पहले मिलने भी आ रखे हैं 2-3 बार। उनके मम्मी पापा से इतनी बात नहीं करते थे। 2023 जुलाई के मंथ में चले गए थे। करीबी रिश्तेदारों की बात से साफ है कि मित्तल परिवार तंगहाली से गुजर रहा था। करोड़ों रुपए के कर्ज और कारोबार में घाटा सामूहिक खुदकुशी के पीछे की असली वजह मानी जा रही है। हालत ऐसी हो चली थी कि परिवार को अचानक चंडीगढ़ छोड़ना पड़ा था। देहरादून में गुमनामी की जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। हालात नहीं सुधरे तो दोबारा हरियाणा लौटे, टैक्सी चलाकर परिवार चलाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में कर्ज का बोझ परिवार के सभी 7 लोगों के लिए काल साबित हो गया। कर्ज का बोझ कैसे खुदकुशी का बड़ा कारण बनता जा रहा है, ये आपको दिखाएं। उससे पहले देश दुनिया में आत्महत्या का अंकगणित भी आपको समझना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 7,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत खुदकुशी के कारण होती है। 15 साल से 29 साल के लोगों की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या ही है। दुनिया भर में 73% खुदकुशी की घटनाएं कम और मध्यम आमदनी वाले देशों में सामने आती है। वैसे तो खुदकुशी की कई वजह हैं, जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक हालात शामिल हैं, लेकिन इनमें आर्थिक संकट भी एक बड़ी वजह है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भारत में आत्महत्या की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 2018 में 1,34,516 लोगों ने खुदकुशी की थी, जो 2019 में बढ़कर 1,39,123 पर पहुंच गई। 2020 में भारत में 1,53,052 आत्महत्या की घटनाएं सामने आई। 2021 में ये नंबर 1,64,033 पर पहुंच गया, जो 2022 में और बढ़कर 1,70,924 हो गया। जाहिर है ये बढ़ते आंकड़े विकसित होते भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में सालाना सबसे ज्यादा खुदकुशी का कलंक हमारे माथे पर ही है। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक हर 100 खुदकुशी में 4 की वजह कर्ज या आर्थिक तंगी थी, यानी 2022 में कर्ज की वजह से 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। इस तरह से औसतन 19 लोगों ने हर रोज कर्ज के बोझ में अपनी जान गंवाई। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2018 से 2022 के बीच 5 साल में भारत में कर्ज से परेशान होकर 29,486 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आंकड़े परेशान करते हैं, क्योंकि अभी अभी भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत का खिताब हासिल हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की हो गई है। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उम्मीद है कि 3 साल के अंदर जर्मनी को भी पीछे छोड़कर भारत तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। हमारी नजर खुद से 5वीं और 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका से मुकाबले पर है। लेकिन आंकड़ों के पैमाने पर कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो हमें मुंह चिढ़ाते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में हम 144वें नंबर पर हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,44,000 रुपए है, यानी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से 144वां पायदान। अब जरा खुशहाली का हिसाब भी देख लीजिए तो 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 147 देशों की जो लिस्ट है उसमें हम 118वें नंबर पर हैं। भारत से ऊपर 92वें नंबर पर नेपाल और 109वें नंबर पर पाकिस्तान है। हालांकि खुशहाली के पैमाने पर भारत से आगे नेपाल और पाकिस्तान के नाम पचने लायक नहीं लगते। अब जरा विश्व असमानता रिपोर्ट पर नजर डालिए, जिसके मुताबिक 2022-23 में भारत में कुल कमाई का 22.6% सिर्फ ऊपर के 1% के हिस्से में गया। इन 1% लोगों ने प्रति व्यक्ति 53 लाख रुपए की सालाना कमाई की, जबकि
57.7% आमदनी सिर्फ ऊपर के 10% लोगों के हिस्से में गई। ऐसे लोगों की प्रति व्यक्ति आय 13.5 लाख रुपए सालाना दर्ज की गई। बीच के 40% लोगों ने सालाना 1.65 लाख रुपए की कमाई की, तो नीचे के 50% लोगों के खाते में आय का सिर्फ 15% हिस्सा गया। इन लोगों ने महज 71,163 रुपए सालाना कमाई की। इस तरह से हमारा नाम आर्थिक असमानता वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यकीनन आर्थिक असमानता कर्ज के बढ़ते बोझ का एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कर्ज के बोझ तले खुदकुशी तो किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। आत्महत्या तो एक भी नहीं होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों कोई इंसान अपनी और अपनों की जान लेने की हद तक चला जाता है। आत्महत्या को कैसे रोका जा सकता है? क्या खुदकुशी के ख्याल को रोकना संभव है? इन सारे सवालों पर मनोवैज्ञानिक क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। केसेस में कि बहुत बार बहुत ज़्यादा तनाव होता है और फैमिली जो है वो क्लोज होती है और आपस में उनके थॉट प्रोसेस में भी सिमिलरिटी होती है। कॉमनली एक डिसीजन मेकर जो सीनियर मोस्ट होता है वो थॉट प्रोसेस को रीइंफोर्स करता है, वही व्यू अपनी फैमिली को दर्शाता है या उसकी फैमिली वही परसीव करती है। नेगेटिविटी को देखते हुए जो एक्सट्रीम अनफॉर्चुनेट एंड जैसे इस फैमिली का हुआ, तो सुसाइडल आइडिएशन भी वो एक तरह का शेयर नेगेटिविटी के अंडर आता है। इस केस में जैसे फाइनेंशियल जो उनके ऊपर कर्जा था वो बताया जाता है। प्लान तरीके से ये सोच के कि आगे कोई किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उन्होंने ये वाला एक्सट्रीम स्टेप लिया। इस तरह की प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में या जिसमें सुसाइडल आइडिएशन होती है या सुसाइडल थॉट्स अटैक होते हैं, पूरी तरह से ट्रीटेबल डिसऑर्डर होता है। और इसमें आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाकर अगर हेल्प लेते हैं, जिससे सुसाइडल थॉट्स को ट्रीट किया जा सकता है। भारत की बात के फोकस से देखें तो तेज आर्थिक रफ्तार के बीच आत्महत्या का बढ़ता ग्राफ रुकना ही चाहिए, वरना इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन ही क्यों न हो जाए, विकसित भारत का सपना सिर्फ कागजों पर ही पूरा हो पाएगा। जब तक आर्थिक असमानता दूर नहीं होगी, जब तक कर्ज का मकड़जाल नहीं टूटेगा, तब तक सही मायने में विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना छलावा ही माना जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब अपनी अगली खबर का रुख करते हैं और इस खबर में हम देश के हाई फाई शहरों की उस समस्या का विश्लेषण करेंगे जिनमें विकास के दावे बारिश में तैरने लगते हैं। लेकिन पहले 3 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु देश के 3 बड़े महानगर हैं, लेकिन हर साल तीनों महानगर बारिश से पानी पानी हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दक्षिण के राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। मुंबई में भी मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। दिल्ली को अभी मानसून का इंतजार है, लेकिन यहाँ बीच बीच में हो रही बारिश दावों को धो रही है। मुंबई में तो पहली ही बारिश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सवाल है कि बारिश तो हर साल होती है, फिर बड़े शहरों में पानी कैसे भर जाता है? एक ही बारिश में सड़कें समंदर कैसे बन जाती हैं? सरकारों के दावों पर बारिश कैसे पानी फेर देती है? आज भारत की बात में हम आपके इन्हीं तमाम सवालों का जवाब भी देंगे और बताएंगे कि हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाले इन शहरों को बारिश कैसे हाईजैक कर लेती है। लेकिन उससे पहले आपको इन शहरों के टापू बनने की कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। बस स्टॉप पर लोग बस का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर आकर बस कैसे पकड़े, क्योंकि बस स्टॉप के बाहर भी पूरा पानी भर चुका है। सड़क दिखाई नहीं देगी क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा है। बरसात का पानी निकलने के लिए जगह भी नहीं बची है। अंधेरी सबवे में पानी भर जाने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। ये तस्वीर देखिए हिंद माता की है, जहां रास्ता इतना चौड़ा है, लेकिन इस पूरे चौड़े रास्ते पर गाड़ी चलाएंगे कैसे, क्योंकि रास्ता तो दिख नहीं रहा। हमारे देश में हर साल गर्मी, सर्दी, बारिश का मौसम आता है। हम सब हर मौसम को एंजॉय करते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप भी मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब हमारे देश में एक और मौसम आता है और ये मौसम है मुसीबत का मौसम। मानसून की बारिश होते ही बड़े शहरों में पानी सड़कों पर कब्जा कर लेता है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं। सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगता है। जाम में फंसने की वजह से लोगों के वाहनों का ईंधन फूकता है। मकान ढहने के हादसे होते हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये किसी एक साल की कहानी नहीं है।
ये हर साल होता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, हजारों लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन बारिश में इन चमकते शहरों की हालत खस्ता हो जाती है। हर राज्य सरकार मॉनसून शुरू होने से पहले बड़े बड़े दावे करती है, जैसे कि मॉनसून की सारी तैयारियां कर ली गई हैं, इस बार सड़कों पर कहीं भी पानी नहीं भरेगा, मॉनसून से पहले सरकार ने नालों की सफाई करवा दी है, मॉनसून आने से पहले ही पानी निकालने के लिए पंप लगा दिए गए हैं। यानी तैयारियां पूरी होने का ढिंढोरा तो पीटा जाता है, लेकिन आखिर में सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। मॉनसून में सबसे बुरा हाल मायानगरी मुंबई का होता है। इस बार मुंबई में मॉनसून 10 दिन पहले ही पहुंच गया, जिसने एक बार फिर सारे दावों को जलमग्न कर दिया। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें तो हर साल आती हैं, लेकिन इस बार 10 दिन पहले ही आ गई। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई पर पानी का कब्जा हो गया। भागते दौड़ते शहर की जमीन ने भी पानी को सोखने से मना कर दिया है। सवाल है कि जिस मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, वहां बारिश की बूंदें हर साल सपनों को तोड़ क्यों देती हैं? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भौगोलिक स्थिति भी इसके डूबने के पीछे कहीं न कहीं जिम्मेदार है। दरअसल 7 द्वीपों को पाट कर मुंबई शहर बसाया गया है। इसकी जमीन तस्तरी के समान है। इसके कुछ इलाके ऊंचाई पर हैं तो कुछ निचले इलाके हैं। जब भी मुंबई में भारी बारिश होती है तो इसके निचले इलाके जैसे परेल, हिंदमाता, कुर्ला, सायन, अंधेरी सबवे, खार सबवे, मलाड सबवे, मिलन सबवे जैसे इलाकों में जलजमाव जल्दी हो जाता है। मुंबई में बारिश का पानी ड्रेनेज के जरिए समंदर में ही जाता है। इसके लिए ड्रेनेज के मुहानों पर गेट भी बनाए गए हैं। जब हाई टाइड आता है तो समंदर का जलस्तर बढ़ता है। समंदर से पानी वापस ना आए, इससे बचने के लिए ड्रेनेज के गेट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पंपों से ही पानी निकाला जा सकता है, जिसमें कई घंटों से लेकर पूरा दिन तक लग जाता है। इतनी छोटी सी बारिश में, जो कि अभी कोई सीजन भी नहीं है, इतनी सी बारिश में ये अभी मुंबई की अपनी दशा है। अभी अगर आगे अभी 10-15 दिन के बाद समझो बारिश और ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगा अपना। अंग्रेजों ने यहाँ पे एक ड्रेनेज लाइन वो टाइम पे जो बनाई हुई थी, लेकिन उसको खाली मेंटेन करना है, लेकिन वो मेंटेन भी नहीं कर पा रही है। ये बीएमसी की हार है। ये सिर्फ मुंबई की समस्या नहीं है। मॉनसून की बारिश हर साल राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु और दक्षिण के राज्यों को भी जलमग्न कर देती है। हर शहर की एक जैसी ही समस्या, एक जैसी ही कहानी है। सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज मैनेजमेंट की है। घरों से निकलने वाले पानी को किसी नाले तक ले जाने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। बारिश होते ही नालियां या सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं। पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से पानी सड़कों पर भरने लगता है। दूसरी बड़ी समस्या बढ़ती आबादी का दबाव है। दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु समेत देश के बड़े महानगरों में बहुत तेजी से आबादी बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही है और आबादी बढ़ गई है। तीसरी बड़ी समस्या है नालों की सही समय पर सफाई न होना। दावे तो किए जाते हैं, लेकिन बारिश के समय इन दावों की हवा निकल जाती है। शहर बन गए, पूरा कंक्रीटाइजेशन कर दिया, हमने कहीं भी जमीन में पानी जाने का रास्ता रखा नहीं है। और जो सोकिंग होता तो भी हमने बंद कर दिया। ये पानी को समुद्र की तरफ जाने का रास्ता हमने बंद कर दिया, तो पानी के नेचुरल रास्ते बंद हो गए, तो पानी शहर में जमा होगा ही होगा। जो मुंबई मॉनसून की पहली ही बारिश में डूब गई, उसकी जीडीपी 31 लाख करोड़ है। जिस दिल्ली में एक ही बारिश में सड़कों पर पानी भर गया था, उसकी जीडीपी 14 लाख करोड़ से ज्यादा की है। जिस बेंगलुरु में बारिश होते ही जलभराव हो जाता है, उसकी जीडीपी 9 लाख करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन इसके बावजूद ये आधुनिक महानगर बारिश के सामने घुटने टेक बैठते हैं। हमारे यहाँ काम कम, आरोप प्रत्यारोप और शुद्ध राजनीति ज्यादा होती है। मुंबई की हालत 3.5-4 साल मुंबई किसके हाथों में है? यही लोगों के हाथ में। मुंबई की लूट कौन कर रहे? ये मेट्रो का जो काम हुआ है उसमें लगभग 1,500 करोड़ का कमीशनबाजी हुई है। देखिए कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आए हैं। ये 30 वर्षों तक मुंबई में इनका राज क्या कर रहे थे? केवल मुंबई महानगर पालिका को पैसा कमाने का अड्डा बनाया ये ठाकरे परिवार ने, और वो अब हमें सवाल पूछेंगे। दुनिया भर के ज्यादातर शहरों में कम से कम आधा पानी जमीन में चला जाता है।
जबकि मुंबई में 90% बारिश का पानी नालियों के जरिए समंदर तक जाता है। इससे ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, जो पहले ही पुराने समय का है, और इसी वजह से महानगर एक ही बारिश में पानी पानी हो जाते हैं। देश में स्मार्ट सिटीज का निर्माण किया जा रहा है, जहां मॉल, मेट्रो और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि हमें ऐसे शहरों की जरूरत है जो पानी के मामले में स्मार्ट हो, यानी हमें स्पंज सिटीज की जरूरत है। अब आपको यहाँ ये बताते हैं कि स्पंज सिटीज आखिरकार होती क्या है। स्पंज सिटीज यानी ऐसे शहर जो बारिश के पानी को खुद ब खुद सोख ले। स्पंज सिटीज में बारिश और बाढ़ के पानी को एक जगह स्टोर किया जाता है। इस तरह के शहर में पानी को अब्जॉर्ब किया जाता है और उससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने की कोशिश की जाती है। स्पंज सिटीज को लेकर आज हमने एक्सपर्ट से भी बात की है और पूछा कि क्या स्पंज सिटीज से इस समस्या को खत्म किया जाता है। इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, सुनिए। स्पॉन्ज यानी जैसा हम स्पॉन्ज है जो पानी पकड़ते हैं, आप उसको हाथ लगाओ आपको पानी लगेगा नहीं। स्पॉन्ज सिटी के शहर में ऐसे कोई फॉरेस्ट लगा दिए, ऐसी कोई ज़मीन रखी है जो पानी को शोषित करें, तो ऐसी जगह वाटर होल्डिंग पॉइंट्स रखना चाहिए। और ज़मीन में पानी अंदर जाने का प्रावधान हमको करना है। बड़े झाड़ लगाओ, झाड़ ये भी पानी पकड़ते हैं। ऐसी ज़मीन हो कि जिसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जो रॉकी नहीं पानी पकड़ के बैठ सकते हैं। डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन ये पानी का भी व्यवस्थापन करने के लिए उतनी जगह छोड़ दीजिए ना। लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज़ को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। These stupid jokers, they want to compete with India. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं। So the message again was clear. If you attack, we will respond. If you will hold your fire, we will hold our fire, because we are not seeing our actions as the first salvo in a protracted war. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild. जी हां, 3 हिंदुस्तानी जो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को पिला रहे हैं पानी। आप देख रहे हैं भारत की बात, और आज हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे देश की विपक्षी पार्टियों के 3 चेहरों ने सियासत में नई लकीर खींची है। पहला चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी का, जो देश की राजनीति में मोदी के खिलाफ मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज माने जाते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान के हित की बात आई तो ओवैसी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आए। दूसरा चेहरा है शशि थरूर का, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देश की बात हो रही है तो वो अलग अलग मुल्कों में जाकर हिंदुस्तान का पक्ष तमाम तथ्यों और तर्कों के साथ रख रहे हैं। और तीसरा चेहरा है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का, जो केंद्र सरकार के बड़े विरोधी आलोचक माने जाते हैं। लेकिन सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बने अभिषेक टोक्यो से लेकर सियोल की धरती पर पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगा रहे हैं कि उनकी आवाज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान ने बेहूदगी की तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे। India refuses to bow down. We will not yield to fear. We have learned to give you the reply in the language you understand.
सकता है, फोटोज फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता है। देश की विपक्षी पार्टियों के 3 सांसद विदेशी जमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और दुश्मन मुल्क को 2 टूक लहजे में बता रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाओगे तो हम एक मुट्ठी बनकर तुमको जवाब देंगे। हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जाने गई, हमने पूरे डेटा उनको दिया। असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर और अभिषेक बनर्जी, ये वो 3 चेहरे हैं जो बहरीन से लेकर टोक्यो तक इस तरह से गरज रहे हैं कि पाकिस्तान को पसीना आ रहा है। चुकानी होगी। पहलगाम हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर बारूद बनकर बरसा था। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। ये आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। और सिंदूर की शपथ और आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल विदेश पहुंच चुका है। खास बात यह है कि अलग अलग पार्टियों से होने के बावजूद ये सांसद बता रहे हैं कि राष्ट्र के मुद्दे पर हम सब एक हैं। हमारा एक ही मकसद है। हम अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो हम सब एक है। The limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. आज भारत की बात में हम देश के उन 3 विपक्षी सांसदों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सियासत को पीछे छोड़कर नेता नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुस्तानी नजर आ रहे हैं। There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understand. तो चलिए इस कहानी की शुरुआत भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ करते हैं। सर्वदलीय सांसदों के कुल 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले बहरीन पहुंचा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। एक तो बताइए भाई, कहीं तो बताइए, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हिंदुस्तान की राजनीति में नई लकीर खींचने वालों में सबसे पहला नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया ओवैसी का लिया जा रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में ओवैसी मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जब पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो ओवैसी ने राजनीति करने का अवसर नहीं ढूंढा और वो हर मौके पर सरकार के साथ ढाल की तरह खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक ये संदेश पहुंचाया कि वो मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को बांट नहीं पाएंगे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत। और सिर्फ देश में ही नहीं, जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ओवैसी बहरीन पहुंचे तो वहां से भी पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists, and we had bombed those 9 terrorist sites. How is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. Inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon. ओवैसी ने पाकिस्तान पर सिर्फ प्रहार ही नहीं किया बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी मास्टर स्ट्रोक चला। अरब देश आतंकी संगठन आईसिस के सख्त खिलाफ है और ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तुलना आईसिस से करते हुए कहा कि ये धर्म की आड़ लेकर निर्दोष लोगों को मारते हैं, जिसे इस्लाम में गुनाह बताया गया है। And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This, one must remember, and they have constantly used this to justify their terrorism. बहरीन के बाद ओवैसी का प्रतिनिधि मंडल कुवैत पहुंचा, जहां भारतीय प्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कुवैत में ही ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर सबसे करारा हमला किया और याद दिलाया कि वो ऐसे जोकर हैं जो हिंदुस्तान के मुकाबले कहीं नहीं टिकते। Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। अच्छा लगता है ना जब राष्ट्रहित के सामने सब पीछे छूट जाता है, जब हमारे नेता अपनी सियासत को पीछे छोड़कर पूरे देश को ये संदेश देते हैं कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं और बाद में पॉलिटिशियन। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी का या फिर सरकार का विरोध करना छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें वक्त की नजाकत और देश की जरूरत का पता है। ये समझते हैं कि अभी पाकिस्तान जैसे मुल्क को जवाब देने के लिए हमारा राष्ट्र, हमारा देश एकजुट है। और इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का, जो न सिर्फ कांग्रेस के सांसद हैं बल्कि 29 सालों तक संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर चुके हैं।
थरूर जब कुछ कहते हैं तो दुनिया ध्यान से सुनती है। I'm heading off to 5 countries leading an all-party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil and the United States. पहलगाम हमले के बाद से शशि थरूर ने सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद की और ऐसी बुलंद की कि वो पार्टी लाइन से भी कई बार अलग राय रखते नजर आए। We don't want to do anything to the Pakistanis ourselves, but if you do something to us, then be prepared for a response. I think that message is very clear. They can say what they like, and if blood is going to flow, I'm sorry to say, it will flow possibly more on their side than on ours. दरअसल थरूर की मंशा क्लियर थी। वो पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की पोल खोलना चाहते थे और दुश्मन को जवाब देते वक्त अपनी सरकार के साथ खड़े रहना चाहते थे। ये भी कहूंगा कि सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरी कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि शशि थरूर हमेशा मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए हों। वो शशि थरूर ही थे जिन्होंने लोकसभा में मोदी सरकार में बढ़ी महंगाई पर तीखा हमला किया था और वो भी हिंदी में पढ़ी एक कविता के जरिए। मंत्री जी के बजट की खामी हम बतलाते हैं। सिर से करके शुरू, चलो पैरों तक जाते हैं। कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए, बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए। माना आप डाई नहीं करते, पर कहीं तो करते हैं। इतनी महंगी हो गई डाई कि लगाने से डरते हैं। चश्मे के दामों को सुन, आंखें रो गई। कम लगाओ टूथपेस्ट, पेस्ट भी महंगी हो गई। कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी? इस बार चुनावों में जनता जड़ से साफ करेगी। पिछले साल लोकसभा में पढ़ी गई शशि थरूर की एक कविता वायरल हो गई थी क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस के वो सांसद हैं जो अपनी बेहद मुश्किल इंग्लिश को लेकर चर्चा में रहते हैं और उन्हें हिंदी में बोलते हुए बहुत कम सुना जाता है। This is purely a retaliation for terror attack, nothing else. And as long as no other country wants to send terrorists our way, they have nothing to fear from us. We want to live in peace with them. यही वजह है कि अंग्रेजी के उस्ताद कहे जाने वाले शशि थरूर ने भी अपनी कच्ची हिंदी को लेकर साल 2018 में ये वीडियो शेयर किया था। कोशिश करेंगे रोज, एक दिन सीख जाएंगे, हंसने दो उनको आज, वही ताली बजाएंगे। मोदी सरकार का विरोध करने वाले शशि थरूर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले अमेरिका पहुंचा था और थरूर आतंक के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए गरजे थे। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी वायु रक्षा कार्य के बराबर से अधिक साबित हुई। न्यूनतम नुकसान हुआ था। हमने तोपखाने की गोलाबारी का भी जवाब दिया और हमने हम पर उनके हमलों के जवाब में सीमा पार से हमलों। थरूर की पहचान एक बेहद पढ़े लिखे नेता की है। केरल के तिरुवनंतपुरम से चौथी बार कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर थरूर 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और पहलगाम हमले के बाद शशि थरूर ने सरकार के साथ खड़े होकर सियासत में एक नई मिसाल पेश कर दी। दो चेहरों की कहानी आप देख चुके हैं। अब बारी है ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सुनने की, जिनके नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है और क्यों हो रही है वो भी जान लीजिए। नाम अभिषेक बनर्जी, उम्र 37 साल, पहचान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद। अब तक अभिषेक बनर्जी को देश सिर्फ मोदी का विरोध करने वाले चेहरे के तौर पर जानता था।
আপনারা দেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদী এসে বলে গেছিল, 8 ঘন্টা বক্তব্য রেখেছিল, কি বলেছিল? भतीजा का बत्ती गुल होने वाला है। अभिषेक बनर्जी ने टोक्यो से लेकर सियोल तक पाकिस्तान पर ऐसा करारा प्रहार किया है कि उनका बयान पूरी दुनिया की सुर्खियां बन गया है। मैं चाहता हूं कि आप सब यहां से जाने के बाद, आप लोग अब तक सबसे मैं देखा हूं जो लोग बाहर रहते हैं, उसमें इंडिया में जो लोग रहते हैं उससे इंडियननेस ज्यादा है। जो लोग बाहर रहते हैं वो इंडियन फूड से लेके, इंडियन कपड़ा से लेके, इंडियन खाना से लेके, इंडियन गाना से लेके, आप लोग हर वक्त यू लिव इंडिया, यू ब्रीथ इंडिया, एंड सो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज फार मोर फ्रॉम अस। अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया के सियोल पहुंचा था, जहां उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि पाकिस्तान को पालना आतंकवाद को पालने के बराबर है। Anyone supporting any act of Pakistan is supporting a terror organization. डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की छवि एक तेज तर्रार युवा नेता की है, जो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, और देश जानता है कि ममता बनर्जी की राजनीति मोदी के विरोध पर टिकी हुई है। आसान नहीं होता कि जिसके विरोध पर आपकी राजनीति का वजूद हो, आप उसी के साथ खड़े नजर आए। तो इसी के साथ भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।